बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की बहुत इंपॉर्टेंट समाअत हुई थी मखसूस नशिस्तों के केस की, और मैं बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता लेकर आया हूं। ये एक आईनी नुक्ता इस सारे केस को तय करने के लिए काफी है। अभी तक तहरीक इंसाफ के वकला को काजी साहब ने खुल के बोलने नहीं दिया। क्या उन्हें मुस्तकबिल में बोलने दिया जाएगा जब वो रिबटल देंगे? इस वक्त अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान दलाइल दे रहे हैं। आज ये समाअत मुलतवी हुई है कल सिर्फ 2 घंटे समाअत होगी, 11:30 से 1:30 बजे तक, और मुझे ये कल भी केस कंक्लूड होता नजर नहीं आ रहा अनलेस अटॉर्नी जनरल 1 घंटे में अपने दलाइल मुकम्मल कर लें और तहरीक इंसाफ या सुन्नी ताज कौंसिल के वकला को रिबटल देने के लिए ज्यादा वक्त ना दिया जाए और काजी साहब इस केस को शट डाउन कर दें, तो फिर मुमकिन है। इसको शुरू करने से पहले कि मैं तकनीकी नुकात पे हूं, मैं आपको एक खबर दिखाना चाहता हूं। 2 खबरें मिला के आपने पढ़नी है। सबसे पहले मेरी 30 जून 2024 की वीडियो का थंबनेल का सबसे नीचे वाली लाइन आप जरा पढ़ें। ISI 3 जजों को काबू करने में कामयाब। थंबनेल पे मैंने तस्वीर भी लगाई हुई है जहां मुबैना तौर पे 2 ISI के लोग एक जज को पकड़े हुए हैं। शहजाद अकबर ने आज इसको कंफर्म किया है 1 जुलाई को। वो कहते हैं ब्रेकिंग स्टोरी हफ्ते के रोज, और मैंने याद रखी ये बात आपसे कल शेयर की है इतवार वाले दिन, ये हुआ है हफ्ते को। अब जरा ये दोबारा पढ़ते हैं। ब्रेकिंग स्टोरी हफ्ते के रोज इस्लामाबाद जजेस कॉलोनी में 3 अहम लोगों से अहम मुलाकाती पिंडी वालों का पैगाम रसा था। पेशे से सियासतदान और गर्मियों में अक्सर नहरों में नहाता पाया जाता है। मुलाकात का एहतमाम काजी उल कज़ा ने किया। मकसद अहम मुकदमे में असरअंदाज होना था, जिसके कुछ असरात आज देखने को नजर भी आए। मजीद तफसीलात भी जल्द सामने आ रही हैं। कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर लिखते हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा है बाब खोलेंगे तो 2018 का इलेक्शन भी खुल सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा फिर चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी खुल सकता है। कुछ बदला माहौल है। तो इशारा मिल रहा है कि 1 जज हो, 2 हो, 3 हो, अप्रोच 3 को किया गया है। मैनेज कितने हुए हैं, 1, 2, 3, जरा ये हमें फैसले में पता चल जाएगा। लेकिन ये खबर कंफर्म हो गई है जो कल मैंने आपसे शेयर की थी, और आज शहजाद अकबर साहब ने भी उस पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी है, और कोर्ट रिपोर्टर्स भी देख रहे हैं कि जजेस का रवैया तब्दील हुआ है अदालत के अंदर। तो ये मैं पहले अपना आर्ग्यूमेंट बिल्ड करना चाहता था कि देखें, शुरुआत हमने देखनी है कि ये कोई ऐसा बेंच नहीं है जो फेयर फैसले देगा, जो इंसाफ के तहत फैसला करेगा, बल्कि ये ऐसा बेंच है जो बाहर के इन्फ्लुएंस के ऊपर फैसला करेगा। जो जजेस कुछ हैं, 3 से 4 बहादुर जजेस जो हैं, 5 कर लें टोटल, वो तो आइन के साथ खड़े हैं, लेकिन जो ज्यादातर जजेस हैं वो वही फैसला करेंगे जो पिंडी वालों ने उन्हें लिख कर देना है। लेकिन यहां पे आईनी आर्ग्यूमेंट की बड़ी अहमियत है, क्योंकि काजी साहब बार बार कहते हैं जी कि हम आइन पे चलेंगे। तो काजी साहब मैं अब आपको आइन पे चलाने जा रहा हूं। आइन के आर्टिकल 51 की शिक नंबर 6 की डी और ई हम पढ़ते हैं मेरे पाकिस्तानी, और मैं इस केस को बिल्कुल यहां तबाह बर्बाद करने जा रहा हूं। काजी साहब की एक्सटेंशन को मैं तबाह बर्बाद करने जा रहा हूं, काजी साहब की आइन से ही निकाल के। काजी साहब को जो आइनी काजी है ना, उन्हें आइन बहुत याद आ रहा है आजकल। पहले एक जमात को, वैसे देखिए तरीका क्या इस्तेमाल है, पहले एक जमात को मारो, उस पर तमाम आईनी रस्ते बंद कर दो, सारे आईनी रस्ते बंद कर दो। बाद में कोई उसने आइन पे अमल नहीं किया, इसलिए हम उसको सीटें नहीं देंगे। पहले आप उससे बल्ले का निशान लें, फिर इलेक्शन कमीशन कहिए पार्टी अब अहल नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए, फिर आप लोगों के कागजात मंजूर ना करें, और एंड में आप कहें जी पार्टी ने देखना ना आइन पे अमल नहीं किया इसलिए हम उन्हें सीटें नहीं दे सकते। ये इस तरह से किया गया है। मैं अब आपको ये दिखाता हूं, ये है सारे केस की असल जड़ मेरे पाकिस्तानियों। जिस वक्त आपको ये समझ आ जाएगा, आपको सारा केस समझ आ जाएगा। मैंने कल भी आपको ये बताया था डी और ई, आज एक और नुक्ता लेकर आया हूं, और अगर तहरीक इंसाफ के वकला ये नुक्ता एस्टैब्लिश करने में कामयाब हो गए, काजी का साथ देना किसी भी जज के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो काजी की जेब में जजेस पड़े हैं ना ISI की मरूने मिन्नत, उनके लिए भी काजी का साथ देना मुश्किल हो जाएगा। काजी साहब तो अपना माइंड तब्दील नहीं करेंगे, ये बात तय है, लेकिन जो नुक्ता है उसको जरा समझ लें। कहा यह जा रहा है कि जितनी आपने इलेक्शन में सीटें जीती हैं इंतखाब के तहत, आपको उसके मुताबिक रिजर्व सीट्स मिलती हैं। मैं यहां पे पॉइंट लेकर आया हूं कि यह पाकिस्तान के आइन में नहीं लिखा हुआ, कम से कम 51 में नहीं लिखा हुआ, जिसके ऊपर सारा केस बिल्ड किया जा रहा है। आइन का आर्टिकल 51 की शिक 6 की झैली शिकें डी और ई जो कहती हैं, वो ये कहती हैं, ये मैं पढ़ूंगा और मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है, आपने इस पॉइंट को बड़े गौर से देखना। पहले मैं ये पूरा पढ़ता हूं, डी ई पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। Members to the seats reserved for women which are allocated to a province under clause 3 shall be elected in accordance with law through proportional representation system of political parties list of candidates on the basis of total number of general seats secured by each political party from the province concerned in the National Assembly। जब मैंने ये गौर किया तो मैंने सोचा तो सारा केस खत्म हो गया। अभी भी आपको मेरी बात समझ नहीं आई होगी, मैं यकीन से कह सकता हूं नहीं समझ आई होगी, क्योंकि ये नुक्ता बहुत गौर करने के बाद मुझे समझ आया है। अगर वकला ने इस पे बहस की, और मैं ये नहीं कहता कि नहीं की होगी, तो वो मेरी नजर से नहीं गुजरी, इसलिए मैं माफी चाहता हूं अगर आप ये बहस सुन चुके हैं। कि मैं जो यहां नुक्ता उठाने लगा हूं, ये इस केस को बिल्कुल बंद कर देता है, ओपन एंड शट बना देता है। आइन की ये शिक किसी एक जगह भी नहीं कह रही कि आपने जनरल इलेक्शन में ये सीटें जीती हैं, उसके मुताबिक आपको ये सीटें मिलेंगी। ये कहीं भी नहीं कह रहा। ये आइन की शिक कह रही है कि कौमी असेंबली के अंदर जितनी सीटें आपने सिक्योर की हैं हर सूबे से, उसके मुताबिक आपको मखसूस नशिस्तें मिलेंगी, जिसमें
नीचे लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दैट फॉर द पर्पस ऑफ दिस पैराग्राफ द टोटल नंबर ऑफ जनरल सीट्स वन बाय अ पॉलिटिकल पार्टी शैल इंक्लूड द इंडिपेंडेंट रिटर्न कैंडिडेट और कैंडिडेट्स हु मे ड्यूली जॉइन सच पॉलिटिकल पार्टी विद इन 3 days ऑफ द पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट ऑफ द नेम्स ऑफ द रिटर्न कैंडिडेट्स। और नीचे उसी का अगला हिस्सा है माइनॉरिटीज का। अब आपने समझना है इसको, ये नुक्ता आपको समझ आ जाए और ये जजेस को अगर समझाने में कामयाब हो जाए, कहानी खत्म हो जाती है। ये शिक कहीं भी नहीं कह रही कि किसी ने इलेक्शन लड़ा, किसी ने इलेक्शन जीता तो उसके साथ आपने इंडिपेंडेंट को मिला के सीटें देनी है। यहां लिखा हुआ है नेशनल असेंबली के अंदर जो सीटें सिक्योर हो जाएंगी आपकी, यानी अगर कोई सीटें आप जीते हैं या इंडिपेंडेंट आपके साथ मिले हैं, ये सारी चीजें जब मिलके नेशनल असेंबली की सिक्योर सीटें बन जाएंगी, उसके बाद आप फैसला करेंगे कि किसको कितनी खवातीन की और किसको कितनी माइनॉरिटीज की सीटें मिलनी है। यहां तो जनरल इलेक्शन जीतने का जिक्र ही नहीं है, यहां तो इलेक्शन लड़ने का भी जिक्र नहीं है। दोबारा देखें, दोबारा पढ़ें, यहां लफ्ज जनरल इलेक्शन कहीं नहीं लिखा, यहां प्रोविंशियल इलेक्शन का लफ्ज ही नहीं है इनकी शिक में। ये कहां से इतनी बहस कर रहे हैं? क्या आइन से फोकियत ले जाएगा आपका कानून? क्या इलेक्शन एक्ट की शिक 104 वो फोकियत ले जाएगी? क्या 94 फोकियत ले जाएगा इस पे? आइन की शिक पे सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने दोबारा देखना है। आपने मुझे यहां पे जनरल इलेक्शन या प्रोविंशियल इलेक्शन का लफ्ज ढूंढ के देना है, ठीक है? Member to the seats reserved for women which are allocated to a province under clause 3 shall be elected in accordance with law through proportional representation system of political parties list of candidates on the basis of total number of general seats secured by each political party in the national assembly। जो आपकी कौमी असेंबली के अंदर सीटें सिक्योर हो चुकी हैं, यानी जो आप जीत के आए, जो आजाद आपके साथ मिले, वो नेशनल असेंबली के अंदर, इन द नेशनल असेंबली। यहां लिखा जा सकता था फॉर द इलेक्शंस ऑफ नेशनल असेंबली, इलेक्शंस नहीं लिखा हुआ। सिक्योर्ड इन द नेशनल असेंबली मींस इनसाइड द नेशनल असेंबली, मींस कौमी असेंबली के अंदर जो आखिरी नंबर आपका होगा वो 0 के बाद 86 जमा हो, वो 10 के बाद 100 जमा हो, वो 100 में 50 जमा हो, उस टोटल नंबर जो इनसाइड दी असेंबली होगा उसके मुताबिक आपको खवातीन और माइनॉरिटीज की सीटें मिल जाएंगी। एक चीज से रह गई फिर पीछे कि आपने लिस्ट क्यों जमा नहीं करवाई, उसका भी आसान इलाज है, और उसके लिए मैं आपको ये दिखाता हूं जरा कि इन्होंने हमें आजाद कैंडिडेट्स के निशानात अलॉट किए 4 बजे, जबकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन 11 बजे आया था। फॉर्म 31 से ये इन्होंने हमें निशान अलॉट कर दिए दिन को 4 बजे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो रात को आया 9 बजे या 11 बजे। होता यूं है कि पहले आप जो जमा करवाते हैं फॉर्म कि जी मैं इस पार्टी का कैंडिडेट हूं, फिर आपको जो टिकट मिलता है ना वो आखिरी दिन को मिलता है, यानी ये 13 जनवरी को टिकट मिलना था। 13 जनवरी को कादी फाइज साहब ने फैसला रात को 11 साढ़े 11 बजे सुनाया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने मौका नहीं दिया। तहरीक इंसाफ तो उस फैसले का इंतजार कर रही थी, अभी फैसला आया नहीं, इलेक्शन कमीशन ने इनको आजाद डिक्लेयर कर दिया पहले। तो ये कैसे जमा कराते हैं आप मुझे बताएं? यहां पे सुप्रीम कोर्ट को 187 का इतलाक करके कंप्लीट जस्टिस करना पड़ेगा कि ये वो वजह बनी, इलेक्शन कमीशन की बदनीयती थी, मालाफाइडी थी जिसकी वजह से हुआ। इलेक्शन कमीशन की मालाफाइडी थी जिसकी वजह से उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि तहरीक इंसाफ बतौर जमात इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकती। जब तक ये मालाफाइडी डिक्लेयर नहीं होगी इस फैसले में, बाकी आगे कुछ चल ही नहीं सकता। ये 2 पॉइंट्स है, तहरीक इंसाफ वाले इसको पकड़ लें, केस आप जीत जाते हैं। किसी जगह नहीं लिखा हुआ कि इलेक्शन लड़ने हैं आपने, लिखा हुआ है इनसाइड दी असेंबली। जो सीटें आपने सिक्योर की हैं, सिक्योर पे ना ध्यान दें, इनसाइड असेंबली पे ध्यान दें, इन द असेंबली, नॉट इन जनरल इलेक्शंस, नॉट इन प्रोविंशियल इलेक्शंस। वो आपसे इलेक्शन का मुतालबा ही नहीं कर रही है आइन की शिक। ये आइन की शिक नहीं कह रही कि इलेक्शन आप करवाएं, ये आइन की शिक कह रही है जो फाइनल नंबर आपका असेंबली के अंदर होगा उसके मुताबिक आपको सीट मिलेगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है, उम्मीद है कि ये किसी ने उठाया होगा और मैं ही समझ नहीं पाया। अब एक और नुकता है कि जी आप आजाद क्यों, आपके फॉर्म में यहां आजाद क्यों डिक्लेयर हुआ? आप किसी पार्टी के आपने फॉर्म क्यों डिक्लेयर किए? बैरिस्टर गौर ने क्योंकि पहले भी जवाब दिया था कि हम सब ने पीटीआई के फॉर्म सबमिट किए थे। आप इलेक्शन कमीशन का झूठ कैसे पकड़ा गया ये जरा देखें। तभी टिकट तो नहीं था ना। योराना टिकट आप नॉमिनेशन फॉर्म उठा ले, जो टिकट होता है, एक मिनट योराना, ये जो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट मीन 66 का जो सर्टिफिकेट है दैट मींस टिकट, और टिकट हम जमा करते हैं जिस दिन अलॉटमेंट ऑफ सिंबल होता है 13 तारीख को। सारी पार्टीज ऐसा करती है। ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें ना इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है ना पीटीआई लिखा हुआ है, तो इसका मतलब तीसरा नहीं 2 लिखे थे ना, 2 एक हमने। हाउ डज इट वर्क आउट? मतलब यू आर सपोज्ड टू कंटेस्ट इलेक्शन 1 नॉमिनेशन पे। हर उम्मीदवार को मैक्सिमम 4 फॉर्म जमा कराने की इजाजत है। बैरिस्टर गौर के मुताबिक हम सब ने 2 फॉर्म जमा कराए थे, एक पीटीआई का, एक आजाद। अब ये क्यों होता है, अब इसको समझ लें। हर सीट पे 2 लोग अपने फॉर्म जमा करवाते हैं, ठीक है? एक उम्मीदवार होता है, कवरिंग कैंडिडेट होता है। वो दोनों एक पार्टी का फॉर्म जमा करवाते हैं, एक आजाद जमा करवाते हैं। और ये कानूनी नुकता है, इसको आप समझ लें तो आपको ये केस समझ आ जाएगा। ये आजाद इसलिए जमा करवाया जाता है कि अगर 2, 3, 4 लोगों ने वहां जमा करवा दिए, पार्टी ने किसी एक को टिकट दिया, अब दूसरा बंदा नाराज हो गया कि मुझे टिकट नहीं मिला हुआ, तो क्योंकि उसने आजाद भी जमा करवाया हुआ है, फिर उसके बाद ऑप्शन होता है कि वो फिर इलेक्शन कमीशन से कहता है जी ठीक है मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दिया, अब मुझे आजाद, जो मैंने आजाद वाला फॉर्म जमा कराया इस पर मुझे आजाद का सिंबल दे दें और मैंने इलेक्शन लड़ना है। और ऐसा कई बार हुआ है। और पीटीआई के साथ तो ये खास तौर पे होता है कि पीटीआई के एक टिकट पे 10 उम्मीदवार होते हैं, वो सारे पेपर जमा करवा देते हैं। फिर पार्टी जिसको टिकट देती है ना फाइनल डे को, इस केस में 13 जनवरी को फाइनल होना था,
क्योंकि उस दिन इलेक्शन कमीशन निशान अलॉट करता है तो उस दिन टिकट जारी होता है। उस तरह से एक बंदे को आपने दे दिया टिकट, बाकी जो 9 बंदे रह गए जिन्होंने जमा कराए, उन्होंने क्योंकि आजाद का भी जमा कराया होता है, फिर वो इलेक्शन कमीशन से अपना आजाद का सिंबल मांग लेते हैं कि जी हम आजाद लड़ेंगे, और यूं आजाद और पार्टी दोनों के फॉर्म जमा होते हैं। यहां पे इलेक्शन कमीशन ने क्या धोखा किया है कि इनके आधे फॉर्म जमा करवाए हैं सुप्रीम कोर्ट में, आधे करवाए नहीं। और ये बैरिस्टर गौर ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने जानबूझ के रिकॉर्ड कंसील किया है, छुपाया है अदालत से। और कल जब रीबटल आएगा, कल या परसों, जब ये केस कल कंक्लूड नहीं होना चाहिए, बाहर ऐसा नजर आता है, कल या परसों जब भी ये रीबटल आएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट नुकता है कि इलेक्शन कमीशन की मालाफाइडी अगर साबित करनी है, बदनीयती अगर साबित करनी है, तो ये नुकता होगा कि देखिए यहां से रिकॉर्ड भी छुपा रहे हैं। जिस टाइम उन्होंने फॉर्म 47 की गड़बड़ की वो तो एक सियासी बात हो जाएगी, ये रिकॉर्ड छुपा रहे हैं, विच मींस ये पार्टी बन चुके हैं। हालांकि इनका काम न्यूट्रल रह के फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है, ये पार्टी बन चुके हैं हमारे खिलाफ, क्योंकि ये रिकॉर्ड पूरा नहीं दे रहे आपको। और फिर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता जजेस ने कहा है कि आप 2018 में जिस तरह आपने मखसूस नशिस्तें एलोकेट की थी, वो सारा रिकॉर्ड लेकर आए 2018 के इलेक्शन में। और फिर उसके बाद कहा है कि तब का भी लेकर आए और अभी का लेकर आए, और हमें नंबर्स बताएं कि अगर मखसूस नशिस्तें इंडिपेंडेंट के ना होते हुए कितनी होंगी, इंडिपेंडेंस के होते हुए कितनी होंगी, और हर तरह से हमें आप नंबर्स बताएं कितना है, ताकि हम जान सकें कि किसको कितनी सीटें, अगर एक हम फैसला दें तो कितनी मिलेंगी, दूसरा फैसला हो तो क्या होगा, ताकि नताइज हमारे सामने हो। अब जजेस ने ये सारी बातें सिर्फ इसलिए की हैं, मुझे जो समझ आता है कि काजी फायद जजेस को मैनेज करने में कामयाब हो गए थे, कम से कम आज की हियरिंग में अगर फैसला आ जाता। मुझे लगता है कि जजेस जो आइन और कानून के साथ खड़े हैं, ये बाकी जजेस से शायद मुलाकात करेंगे आज और उन्हें कायल करने की कोशिश करेंगे कि देखें जो आईनी पोजीशन है, अगर हम उस पर ना खड़े हुए तो जस्टिस मुनीर से भी ज्यादा बदनाम हो जाएगा ये बेंच। देखें तारीख ये याद नहीं रखेगी कि पीटीआई ने दलाइल क्या दिए थे, इलेक्शन कमीशन ने दलाइल क्या दिए थे, पहले क्या हुआ था बात, तारीख याद रखेगी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया था। देखिए 22 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने बल्ले के निशान के खिलाफ फैसला दिया था। तारीख में किसी को भी इलेक्शन कमीशन का फैसला याद नहीं रहेगा, इलेक्शन कमीशन का फैसला रद्दी की टोकरी में जा चुका। फैसला याद रहेगा तो काजी फायद का 13 जनवरी का फैसला याद रहेगा कि काजी फायद ने तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान लेकर उनको एक पार्टी के तौर पर सियासी मौत दे दी थी, सियासी तौर पे कत्ल कर दिया था। यह तारीख का हिस्सा रहेगा। एक ऐसा सवाल जिसका कोई जवाब इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है, और ये किसी ने लिखा था कि 75 बार यह सवाल पूछा जा चुका है। ये 13 सेकंड है, ये जरा सुने। It appears that then the formula is left in the hands of the election commission to do as they choose. जिसको independent बना दे, किसी को political party बना दे, because that's what we've been hearing over the last 8 days. उसका जवाब भी आ जाएगा। बार बार पूछ रही है जस्टिस आशा मलिक साहबा कि आप कैसे, कोई इख्तियार है आपके पास, आप जिसको चाहे पार्टी, जिसको चाहे इंडिपेंडेंट करार दे दें। ये 75 बार सवाल पूछ चुकी हैं जस्टिस आशा मलिक साहबा और बाकी जजेस भी, एक बार भी जवाब नहीं आया, एक बार भी। इलेक्शन कमीशन भी नहीं जवाब दे सका, अटॉर्नी जनरल के पास भी कोई जवाब नहीं है। ये बिल्कुल लाजवाब है इस सवाल पे। ना उम्मीदी मैं फैलाता नहीं हूं, लेकिन हकायक आपको बताता हूं, हकायक ज़ाहिर तल्ख हैं। कंबर जैदी साहब ये सहाफी हैं, ये लिखते हैं कि मेरी अभी इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर साहब से मुलाकात हुई। केस के हवाले से ये जानना चाह रहा था कि जिन 6 लोगों ने पीटीआई का पार्टी सर्टिफिकेट जमा करवाया हुआ है, तो मखसूस नशिस्तें इनको देने के हवाले से फैसला आ सकता है। सिकंदर बशीर कहते हैं जो मर्जी हो जाए ये केस हम जीतेंगे, आप देख लीजिएगा, इस केस का फैसला हमारे हक में आना है। ये बात पत्थर पर लकीर है कि ये केस हम जीत जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का वकील सहाफियों को बता रहा है कि पत्थर पे लकीर हो चुका है, जो मर्जी हो जाए ये फैसला हमारे हक में आएगा। नून लीग का एक तर्जुमान जो वकील भी है, जो फॉर्म 47 पे जितवाया गया है, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गया है और कह रहा है जी कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी वो असल फैसला होगा और हमें वो कबूल होगा। और ये सुन्नी ताज कौंसिल को किसी सूरत भी सीटें नहीं मिल सकती, ना पीटीआई को मिल सकती, उसने भी फैसला सुना दिया। मैं फॉल्स होप नहीं देता आपको, हकायक आपके सामने रखता हूं। काजी साहब का आज एक झूठ पकड़ा गया है, मैं और भी झूठ बताता हूं। और काजी साहब ने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जैसे ठंडे जज को भी मजबूर कर दिया आज काउंट मारने पे, बोलने पे। लेकिन पहले जरा देखिए काजी साहब कैसे झूठ बोल रहे हैं। काजी साहब बार बार कहते हैं पीटीआई ने 2021 के नोटिस के बावजूद 1 साल में इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए। हकायक पीटीआई ने 3 बार 2021 से लेकर अब तक इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए हैं। पहला इंट्रा पार्टी इलेक्शन 8 जून 2022 को केपी हाउस इस्लामाबाद में हुआ। 30 नवंबर 2023 इलेक्शन कमीशन ने कालादम करार दे दिया, 20 दिन में दोबारा कराने का मुतालबा किया। फिर दूसरा इंट्रा पार्टी इलेक्शन तहरीक इंसाफ ने 2 दिसंबर 2023 पेशावर में किया। 22 दिसंबर 2023 इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन का सर्टिफिकेट मानने से इनकार। फिर तीसरा इंट्रा पार्टी इलेक्शन 3 मार्च 2024 को हुआ मुल्क के तमाम सूबाई सेक्रेटेरिएट में, और अभी तक इलेक्शन कमीशन ने इसका फैसला नहीं किया। इस पे भी एतराज उठाया हुआ है। तो 3 बार पीटीआई 2021 के बाद इलेक्शन करवा चुकी है। काजी साहब बार बार झूठ बोल रहे हैं जी कि आप तो तब वज़ीर आज़म थे, आपने तब से अभी तक इलेक्शन क्यों नहीं करवाया। ये है मेरे पाकिस्तानियों को, ये बंदा भरी अदालत में झूठ बोल रहा है, इस कदर झूठ बोल रहा है। और इस बंदे ने ना पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की हैयत ही बदल दी है, उसका मैकेनिज्म, उसका सिस्टम, उसका जो भी काम है वो बदल के रख दिया। सुप्रीम कोर्ट के 2 काम है, आइन की तशरीह करना और बुनियादी इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना। जो भी आइन ने बुनियादी हकूक अवाम को दिए हैं उन सब का तहफ़्फ़ुज़ करती है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह करती है जहां कहीं मामला फंस जाए। काजी साहब कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, आइन की तशरीह कर रहे हैं, ये तो क्या बात हुई, जॉइंट में लिखा है बस उस पर फैसला करो, क्या मुश्किल है। इस पर मंसूर अली शाह साहब जिच हो गए, उन्होंने एक जवाब दिया जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। ये बड़ा पर्टिनेंट जवाब है कि मंसूर अली शाह साहब जैसा ठंडा बंदा भी ठंडी अंदाज में काजी साहब की अच्छी खासी इज्जत कर गया। ये सुने। अगर काश मेरा चीफ जस्टिस साहब जैसा दिमाग होता कि मैं पढ़ते ही समझ जाता सारी चीज तो बहुत आसान हो जाता, लेकिन मुझे, मैं जरा आम आदमी हूँ, मुझे जरा समझना पड़ता है। ये सारी किताबें पढ़ी हम यही करते रहे पिछले 76 साल से, इंटरप्रेटिंग करते हैं। इतना आसान होता था।
काजी साहब के मुताबिक ये आसान इंग्लिश में है, इसमें क्या इतने मसलों में पड़ गए हैं। मंसूर अली शाह साहब कहते हैं मेरी काजी साहब की तरह काश इतनी समझ होती, लेकिन ये सारी किताबें यहां पढ़ी हैं, हम 76 साल से आइन की तशरीह करते चले आ रहे हैं, यही पढ़ रहे हैं, यही समझ रहे हैं, तो मैं समझना चाहता हूं। बीच में जमाल खान मंदोखेल साहब ने जो इस वीडियो में नहीं है कहा कि अगर चीफ जस्टिस और सीनियर पीनी जज की ये हालत है तो फिर हमारा क्या होगा। फिर मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि चलिए आप थोड़े कमजोर जजों के लिए भी थोड़ी सी आप सहूलत करें, उनका भी थोड़ा ख्याल रखें। यानी अपने आप को कमजोर जज कहा कि काजी साहब जितने अफलातून हम तो नहीं है, काजी साहब के बहुत बड़े आईनी अफलातून है। ये सारा मसला पैदा क्यों हुआ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पे जज साहब ने क्या कहा ये जरा हम सुनते हैं। यू सी जहां पे ये सारा क्राइसिस कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, वन पॉलिटिकल पार्टी हैज बीन वर्चुअली एलिमिनेटेड बाय द इलेक्शन कमीशन। हैड इट नॉट बीन डन देयर वुड हैव बीन नो कंट्रोवर्सी। आई टर्न टू इट लेटर माय लॉर्ड। जैसा ही आपने सुना कि ये सारा मसला कहां से पैदा हुआ है, ये सारा मसला इलेक्शन कमीशन का पैदा किया है। तो इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला खुद किया उसके नतीजे में अगर ये सब कुछ हुआ है तो जिम्मेदारी भी इलेक्शन कमीशन पर डालनी पड़ेगी। यानी घुमा फिरा के बात वहीं आती है कि इलेक्शन कमीशन की मालाफाइडी इस फैसले में साबित होगी तो बात आगे बढ़ेगी। तरीके इंसाफ या सुन्नी तात कौंसल जो भी कह लें उनके वकला को इलेक्शन कमीशन की मालाफाइडी साबित करनी पड़ेगी, बदनीयती साबित करनी पड़ेगी। और उसके लिए मैं उनको मशवरा देता हूं कि जिस तरीके से एक एक चीज की गई है ना इलेक्शन से पहले, जिस इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का फैसला आने के बाद इंटरप्रिटेशन की, जितने ऑर्डर दिए, फिर आपने जब नजरियाती में शामिल होने की कोशिश की तो उन्होंने कहा नहीं जी आप तो पीटीआई के सर्टिफिकेट दे चुके हैं। ये जो सारी बातें इलेक्शन कमीशन ने आपको ऑर्डर दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ट्वीट्स किए, ये सारा रिकॉर्ड लगाएं, तरतीब वाइज पूरी बुक बनाएं और 13 के 13 जजेस के सामने रखें अपने रिबटल से पहले, और कहें जी कि हमारा रिबटल इन चीजों के साथ आपके सामने आएगा। क्योंकि जब उन्होंने कुछ कहा तो उसके जवाब में आपको ज़ाहिर मौका मिलना चाहिए मजीद, क्योंकि अगर वो कुछ झूठ बोल रहे हैं, कोई पॉइंट लेकर आए तो रिबटल में आपको पूरा मौका मिलना चाहिए कि ये जी हम सबमिट कर रहे हैं। अगर हर चीज सबूतों के साथ, और इसमें आप यूएस-20 भी लाएं, किस तरह सलमान अकरम राजा साहब को धक्के दिए कि कभी वही उम्मीदवार के साथ जा रहे थे, कभी उस उम्मीदवार के साथ के वो आपके आरोप जो थे इलेक्शन कमीशन के लगाए हुए, काजी साहब के बल के लगाए हुए, वो फॉर्म ही नहीं ले रहे थे। जब आप हर चीज सामने रखेंगे, जजेस के लिए आपने इस फ्रॉड को मुश्किल तरीन बनाना है। हमें पहले ही पता है कि आईएसआई ने मैनेज कर लिया है जजेस को, लेकिन एक फ्रॉड का तरीका होता है, एक बिल्कुल ओपन एंड शट फ्रॉड होता है, एक होता है जी कि हम बहाना बना लेंगे कि आईनी मसला ये है। अब जैसे काजी साहब ने बल्ले का फैसला दिया ना, काजी साहब ने एक आईनी बहाना बना लिया। देखिए ना जी, रूल तो ये कहता है ना कि अगर इलेक्शन नहीं हुए या इलेक्शन सही नहीं हुए तो आपको बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। टेक्निकली काजी साहब ने ठीक बात कर दी। यही बात जैसे मुनीर भी कहेगा, यही बात मौलवी मुश्ताक भी कहेगा भुट्टो के केस में कि देखिए जी गवाह तो आ गया था, देखिए जी वो तो केस नहीं सही लड़े थे, उनका वकील ऐसे था, फलां था, ये था, वो था। जब टेक्निकलिटीज के पीछे डिक्टेटर्स के जो जजेस होते हैं ना, डिक्टेटर्स के नीचे काम करने वाले जजेस, वो टेक्निकलिटीज का फायदा उठाते हैं। आपने टेक्निकलिटीज से फायदा उठाने से उन्हें रोकना है जिस हद तक मुमकिन हो सकता है। आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि उनके लिए ये शबखून मारना मुश्किल से मुश्किल बना सकें। बाकी फैसला ज़रा आईएसआई ने लिखकर देना है और काजी साहब ने सुनाना है। फैसला ये बेंच नहीं करेगा। अगर काजी साहब के हक में आता है फैसला, आईएसआई बंद कमरों में बैठ के, अपारा में बैठ के लिखेगी, काजी साहब के सिर्फ हवाले कर दिया जाएगा। इसको समझें जरा सिचुएशन को। बिल्कुल उसी तरह जैसे साइफर केस का फैसला घंटे के अंदर 77 सवाल का फैसला लिख के उसने हवाले कर दिया था कि ये नहीं जी टोटल तफसीली फैसला। तो मैं इसलिए ये पॉइंट लेकर आ रहा हूं बार बार हर वीडियो में, जिसमें मैंने इस वीडियो में भी आपको बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता बताया कि तहरीक इंसाफ या सुन्नी तात कौंसल के वकला, ये जो आइन जमहूरियत और अवाम के हक पे बड़ा शबखून मारा जा रहा है, इस शबखून को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर लें। जब इंसान अपनी बेस्ट दे देता है तो जैसे इमरान खान बार बार कहते हैं कि इंसान के हाथ में नियत और कोशिश है, कामयाबी अल्लाह देता है। जो माली है ना, उसका काम है कि वो पानी दे पौधों को, उनको खुराक दे, उनको ख्याल रखे, उसके बाद उस पौधे में से फल निकलता है, फूल निकलते हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत पे छोड़ दो। हो सकता है वो पौधा मुरझा जाए आपके पानी देने के बावजूद, हो सकता है उससे बेशुमार फल निकल आए। तो आप अपना काम पूरा करें, काजी साहब के फ्रॉड के रास्ते महदूद करते चले जाएं, तो मसला हल हो जाएगा। जितने ज्यादा काजी साहब के फ्रॉड के रास्ते महदूद होंगे उतना यह फैसला देना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये वो केस है जिसके बाद पाकिस्तान में जमहूरियत की आखिरी उम्मीद या तो कायम रहेगी या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये वो केस है कि इसका फैसला अगर काजी साहब की मर्जी का आ गया, अगले 100 साल तक, मैं आपको आज बता रहा हूं, पाकिस्तान में जमहूरियत बहाल करने का कोई चांस कम अज कम मुझे नजर नहीं आ रहा। क्यों? मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने पूरा कंट्रोल किया हुआ है इस सिस्टम पे। वो आईनी तरमीम करवाएंगे ऐसी जिससे पाकिस्तान का पूरा सिस्टम तब्दील हो जाएगा और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के काबू में आ जाएगा आईनी तौर पे। अभी गैर आईनी तौर पे उनके काबू में, फिर आईनी तौर पे आ जाएगा। इसके बाद आइंदा किसी इलेक्शन में वो किसी पार्टी को 2-3 अक्सरियत नहीं लेने देंगे, किसी इत्तेहाद को नहीं लेने देंगे, ताकि उनकी मर्जी का जो आइन बन गया है इसमें आप कोई तब्दीली ना कर सके। ये मेक और ब्रेक मोमेंट है पाकिस्तान के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए। अगर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जीत गई, अपने मार्शल लॉ को आईनी तहफ्फुज़ देने में कामयाब हो गई, तो मेरा और आपका इस मुल्क के साथ कोई मुस्तकबिल बाकी नहीं रहेगा। पाकिस्तान से जिंदा भाग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। हम जैसे सर फिर भी बोलते रहेंगे, इमरान खान जैसा जो सबसे ज्यादा पागल है इस मुल्क की मोहब्बत में, वो लड़ता रहेगा अपने आखिरी वक्त तक। जब तक उसमें सांस है, जब तक उसमें खून का एक कतरा है, वो लड़ता रहेगा। लेकिन हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे इसके बाद, बैटल उतनी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी।
अपहिल बैटल तो ऑलरेडी अगेंस्ट ऑल ऑड्स हम सब लड़ रहे हैं अपने वतन के लिए, फिर ये और मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम पूरा जोर लगा रहे हैं, अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, अवाम में अवेयरनेस दे रहे हैं, कानून बता रहे हैं, आइन में क्या लिखा है बता रहे हैं, ताकि सब लोग अंडरस्टैंड कर सकें कि किस तरीके से कौन सी शिक कहां पे लगती है और अल्फाज कैसे हैं। देखते हैं कि एंड रिजल्ट क्या काजी साहब निकाल के लाते हैं। ये एक ऐसा आईनी नुक्ता है कि जो मैंने शुरू में बयान किया है आर्टिकल 51(6)D और E का, कि अगर इस पे पीटीआई के वकला डट गए और खड़े हो गए तो मेरे ख्याल में जजेस मान जाएंगे। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका भी नासिर हो। आप सबको सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।